और यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो सो करके जागी ठीक 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3.5 साल के बाद। मेरी एक सब्सक्राइबर अनीता बंसल जी ने शालीमार बाग से मुझसे पूछा है कि उनके पति ने उनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की थी, उसके चलते वो अपने मायके आ गई और उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से संबंध सुधर जाए, लेकिन जब कुछ भी नहीं हो पाया तो उन्होंने 3.5 साल के बाद अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ CAW सेल में कंप्लेंट लगा दी है, लेकिन उसमें FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो हम उनकी कुछ सहायता करें। इसी तरह से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे समय समय पर ये पूछते रहते हैं कि उन्होंने अपने पति के खिलाफ महिला मंडल में कंप्लेंट दर्ज की थी या थाने में वो गए थे और थाने में उनकी FIR लॉज नहीं हो रही, जो भी उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, ऐसा क्यों होता है। तो वो हमें अप्रोच करते हैं कि हम कोर्ट के अंदर 156(3) का केस दायर करें और इस केस के जरिए हम FIR दर्ज करवाएं दोषियों के विरुद्ध कोर्ट से। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनके साथ बहुत ज्यादती तो हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो पुलिस महकमा, ना कोर्ट, ना थाना, कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा, FIR दर्ज नहीं हो रही। तो क्या किया जाना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से आप सभी के साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर भी चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अब ये तो बहुत ही साधारण सी बात है कि जब भी पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के विवाद होता है, विवाद होने के बाद पत्नी अपने पति से नाराज होकर के मायके में आ जाती है और मायके में अचानक से उसको एक दिन याद आता है कि क्योंकि उनके पति और उनके ससुराल वाले उनकी बात नहीं मान रहे हैं और जब इधर उधर से उनको पोक किया जाता है तो वो पहुंच जाती हैं CAW सेल में या किसी एक वकील के पास और कहती हैं कि मेरे इस केस में 498A, 406, 34 IPC की FIR दर्ज करवानी है, तो एक कंप्लेंट लिखवा दी जाए। और यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो सो करके जागी ठीक 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3.5 साल के बाद। अब ये आप सभी को सोचने की बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप सोते रहें और कोर्ट आपके लिए काम करता रहे, थाना कचहरी आपके लिए काम करते रहें। ये आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप सो रहे हैं तो आपसे पहले आपके लिए थाना भी सो रहा है और कचहरी भी सो रही है। न्याय अगर आपको चाहिए तो न्याय लेने के लिए आपको खुद ब खुद स्टेप्स लेने होंगे और आपके विरुद्ध जो भी ज्यादती किसी ने भी की है उसके लिए FIR दर्ज करवाने का भी अपना एक लिमिटेशन टाइम हुआ करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लिमिटेशन पीरियड सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में ही लागू होता है, क्रिमिनल केसेस में तो किसी लिमिटेशन पीरियड की जरूरत नहीं होती। यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। सेक्शन 468 CRPC बहुत विस्तार से बताता है कौन सी धारा में आप कितने समय तक ही FIR दर्ज करवा सकते हैं और वो समय सीमा पूरे होने के बाद थाना ही नहीं बल्कि कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं होती कि वो संज्ञान ले सके और आपके केस में FIR दर्ज करवाने की डायरेक्शंस पुलिस को दे सके। तो यहां आप सभी ने बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम लेते हैं वो केसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुर्माने का प्रावधान होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सिर्फ जुर्माने का प्रावधान होता है।
अगर आप ऐसे किसी सेक्शन के अंदर एफआईआर लॉन्च करवाने की सोच रहे हैं जिसमें सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है, तो यहाँ पर आपको 6 महीने के अंदर अंदर उस अपराध की सूचना थाने में दे देनी होगी और एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए आपको स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जुर्माने का ही प्रावधान है इस सेक्शन के अंतर्गत जिसमें आप एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें सजा का प्रावधान तो है, लेकिन वो सजा सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक के लिए ही उस सेक्शन में दी जा सकती है जिस सेक्शन के अंतर्गत आप एफआईआर किसी व्यक्ति के विरुद्ध लिखवाना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी सेक्शन में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं जिसमें अधिकतम पनिशमेंट सिर्फ 1 साल की है, तो आपके लिए लिमिटेशन पीरियड भी 1 साल तक का है। आपको 1 साल के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज करवा लेनी होगी। अगर उस घटना के बाद 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है तो उस सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाएंगे आप। इससे एक स्टेप और फर्दर बढ़ते हैं। अगर आप किसी एक ऐसे सेक्शन के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं जिसमें सजा 1 साल से ज्यादा की है लेकिन 3 साल से कम की है, तो यहाँ पर मियाद है 3 साल तक की। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ऐसा कोई सेक्शन जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति ने आपके साथ एक ऐसा अपराध किया है जिसमें उसकी सजा 1 साल से भी ज्यादा तक की हो सकती है, लेकिन वो सजा 3 साल तक की ही हो सकती है, यानी कि 1 साल से 3 साल तक के बीच की अगर सजा का प्रावधान है उस सेक्शन में, तो आपके पास लिमिटेशन पीरियड है 3 साल तक की। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको कोई भी ऐसा सेक्शन जिसमें सजा 1 साल से 3 साल तक के बीच की दी जा सकती है, तो आपके पास 3 साल का ही समय है कि आप एफआईआर दर्ज करवा सके। अगर 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है आपके साथ उस अपराध की घटना को घटित हुए, तो इस सेक्शन में आप एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाएंगे। और यहीं पर आपके सेक्शंस आते हैं 498A, 406, 34 आईपीसी इत्यादि। लेकिन एक बात यहाँ पर ऐसी भी है कि अगर इन सेक्शंस के साथ ऐसा कोई सेक्शन लगा हुआ है जिस सेक्शन में 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, जैसे आपके इन 498A, 34 आईपीसी के साथ साथ 307 आईपीसी या 377 आईपीसी का भी कोई अपराध की घटना का जिक्र हुआ है जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से ज्यादा का है, तो ऐसे केसेस में ये एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ ना कि अगर आपको थाने में बुलाया जा रहा है और आपको जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उसमें ऐसी कोई सजा का प्रावधान है जिसमें 3 साल तक की ही सजा हो सकती है और उस अपराध की एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको 3.5 साल बाद, 4 साल बाद उस घटनाक्रम के बाद बुलाया जा रहा है, तो आप यहाँ पर पुलिस को अच्छी तरह से बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखिए आपकी पत्नी ने जिस घटनाक्रम का जिक्र किया है इस बात को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं और 468 सीआरपीसी बहुत अच्छी तरह से कहती है कि ऐसे केस में पुलिस तो क्या, कोर्ट को भी ये पावर नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करवा सके। मान लेते हैं कि गलती से आपके विरुद्ध ऐसा कोई एफआईआर दर्ज हो गई जिसमें घटनाक्रम वो 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले का दिखा रही हैं और उसके अंदर ऐसा कोई सेक्शन भी नहीं लगा है जिसमें सजा का प्रावधान 3 साल से ज्यादा का हो, तो आप हाई कोर्ट जाएं सीधा और हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत इन सारी बातों को बताते हुए
468 सीआरपीसी के सारे प्रावधान को डिटेल में बताते हुए आप अपने विरुद्ध की गई एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। ये स्थिति एफआईआर दर्ज करवाते ही भी हो सकती है कि आप फटाफट जाएं और एफआईआर दर्ज करवाते ही 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट से इस एफआईआर को क्वैश कराएं। और अगर गलती से चार्जशीट भी दायर हो गई है तो आप चार्जशीट के बाद भी कोर्ट में ट्रायल भुगतने की बजाय आप सीधे 482 सीआरपीसी के तहत आप हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट को बताएं कि 468 बहुत अच्छी तरह से ये बात को कहता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होनी थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने आपके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज की है। 100% आपके पास चांसेस हैं कि आपके विरुद्ध अगर इस तरह की कोई भी एफआईआर दर्ज की गई है तो वो क्वैश हो जाएगी। आशा करती हूं कि अनीता बंसल जी आपको विस्तार से ये बात समझ में आ गई होगी अब तक कि क्योंकि आप जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रही हैं उस घटनाक्रम को बीते हुए 3.5 साल हो चुके हैं और आप अपने पति के विरुद्ध 498A 406 34 आईपीसी के तहत कंप्लेंट दायर करना चाह रही हैं, एफआईआर दर्ज करवाना चाह रही हैं। तो 468 सीआरपीसी के प्रोविजन को देखते हुए ना तो थाने के पास और ना ही कोर्ट के पास एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। आशा करती हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे किसी केस में आप एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सिर्फ सजा का प्रावधान है तो वो आप सिर्फ 6 महीने के अंदर ही एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ऐसे किसी सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज करवाने की सोच रहे हैं जिसमें सजा 1 साल तक की है तो उसमें मियाद भी आपके पास 1 साल तक की ही एफआईआर दर्ज करवाने की। इसी तरह से अगर आप ऐसे किसी सेक्शन में एफआईआर दर्ज करवाने की सोच रहे हैं जिसमें सजा का प्रावधान 1 साल से लेकर के 3 साल तक का है तो उसमें मियाद भी आपके पास सिर्फ 3 साल तक की ही है एफआईआर दर्ज करवाने की। लेकिन हाँ, अगर इन सेक्शंस के साथ अगर ऐसा कोई सेक्शन साथ में जुड़ा हुआ है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जल्दी जल्दी मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।